गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का क्लास काफी इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि शुरू में ही हम आपको बता चुके हैं कि जनरेटर चैप्टर्स काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक के क्लास में हम लोगों ने देखा कि जनरेटर है क्या, जनरेटर का आवश्यकता क्यों पड़ा, जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जनरेटर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, जो वोल्टेज हम लोग उत्पन्न करते हैं उसका सूत्र क्या था, किस तरह से अगर हम लोग उसको चेंज करते हैं तो कैसे हम लोग का सप्लाई वैरी करता है, ये चीज हम लोगों ने अभी तक के क्लास में देखा। आज के क्लास में हम आपको जनरेटर का क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण हम लोग करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग जनरेटर का वर्गीकरण करते हैं। तो जनरेटर का वर्गीकरण जो किया जाता है वो नंबर 1 प्राइम मूवर के आधार पर किया जाता है और नंबर 2 जो है वो है उत्तेजना के आधार पर भी हम लोग जनरेटर का वर्गीकरण करते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग प्राइम मूवर के आधार पर देखेंगे कि जनरेटर को कितने प्रकार से बांटा जाता है। तो प्राइम मूवर के आधार पर, तो प्राइम मूवर जो शब्द है वो प्राइम मूवर का अर्थ क्या है? प्राइम मूवर का अर्थ होता है कि जो आर्मेचर हम लोग का है, आर्मेचर को घुमाने के लिए जो बाहरी बल हम लोग देते हैं उसी को हम लोग प्राइम मूवर कहते हैं। तो आर्मेचर को घुमाने के लिए जो व्यवस्था हम लोग करते हैं प्राइम मूवर का, वो जो है वो 4 प्रकार से होता है। प्राइम मूवर जो है वो 4 प्रकार का यूज हम लोग करते हैं। नंबर 1 जल टरबाइन, नंबर 2 वाष्प टरबाइन, नंबर 3 परमाणु और नंबर 3 डीजल इंजन। नंबर 3 जो इसमें परमाणु है वो इसको थोड़ा हम लोग अलग कर देंगे क्योंकि उसमें हम लोग को घुमाने का बल जरूरत नहीं पड़ता है। फिर भी हम लोग ये देखेंगे कि इसके अनुसार हम लोग कितने तरह का जो हम लोग भारत में कितने तरह से हम लोग विद्युत को उत्पन्न करते हैं ये हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहला जो है हम लोग का जल टरबाइन। जल टरबाइन जो है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आर्मेचर के शाफ्ट से एक बड़ा सा फैन लगाए हुए थे, एक पंखी लगाए हुए होते हैं और उस पंखी के ऊपर जब हम लोग पानी को गिराते हैं तो पानी के प्रेशर से वो पंखी घूम जाता है और घूमने लगता है। और जब वो पंखी घूमता है तो चूंकि उसका आर्मेचर से कनेक्शन रहता है, आर्मेचर से कनेक्ट रहता है जिसके कारण आर्मेचर भी घूमता है और आर्मेचर से हम घूमने के कारण हमको वोल्टेज अर्थात विद्युत प्राप्त होता है। ये इसका जो प्रयोग हम लोग करते हैं आप देखे होंगे, कैनल जो नाहर हम लोग जिसको कहते हैं, तो जगह जगह पर नाहर पर एक बिजली उत्पादन केंद्र बना होता है जो उस क्षेत्र के आसपास के इलाके में विद्युत सप्लाई की पूर्ति करता है। क्योंकि जब नाहर में आप देखेंगे तो एक लेयर से दूसरे लेयर पर जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर एक फाटक लगा हुआ होता है और पहला लेयर से दूसरा लेयर जो होता है थोड़ा नीचे होता है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर पानी गिरता है तो पंखी घूम जाता है और वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो इसका उपयोग छोटे स्तर पर भी हम लोग देखते हैं अपने आसपास के नाहरों के पास। इसके अलावा भारत में बड़े स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर भी इसका परिचालन किया जाता है। तो भारत में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम के द्वारा जो वोल्टेज उत्पन्न किया, जो विद्युत उत्पन्न किया जाता है, वह कुछ मशहूर जो उसके उत्पादन केंद्र है उसके नाम हम आपको शेयर कर देते हैं। जैसे टिहरी बांध उत्तराखंड में है, कोयना जल विद्युत परियोजना जो कि महाराष्ट्र में है, श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में है, सरदार सरोवर बांध जो कि हम लोग का गुजरात में है, भाखड़ा नांगल बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इंदिरा गांधी सागर बांध जो कि हम लोग का मध्य प्रदेश में है, नागार्जुन बांध जो कि आंध्र प्रदेश में है और तीस्ता बांध जो कि सिक्किम में है, जहां पर बड़े स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर विद्युत उत्पन्न किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम के द्वारा। हम लोग देखते हैं थर्मल पावर। थर्मल पावर यानी यहाँ पर
जो थर्मल स्टेशन होता है वहां पर हम लोग वाष्प के द्वारा, अभी पहले जो हाइड्रो में देखे कि वहां पर जल के द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जाता है और जल काफी हम लोग को आसानी से उपलब्ध होता है, इसलिए ये काफी सस्ता होता है और इसका प्रयोग हम लोग ज्यादातर करते हैं। लेकिन वाष्प के द्वारा, स्टीम के द्वारा भी हम लोग विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो स्टीम के द्वारा जो विद्युत जहां पर उत्पन्न किया जाता है उसको हम लोग थर्मल पावर स्टेशन कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि बड़े स्तर पर पानी को हीट करना पड़ता है और जब वो पानी हीट होता है तो इस हीट के कारण जो स्टीम निकलता है, जो वाष्प निकलता है, वो वाष्प क्या होता है कि आर्मेचर के फैन को मूव कर देता है, जिसके कारण आर्मेचर घूम जाता है और वहां पर हम लोग का विद्युत प्राप्त होने लगता है। तो भारत के कुछ जो बड़े परियोजनाएं हैं, थर्मल सिस्टम से जो बड़े परियोजनाएं जुटे हैं वो है मुद्रा थर्मल पावर गुजरात, कोरबा थर्मल पावर छत्तीसगढ़, बरौनी थर्मल पावर जो बिहार में हम लोग के है, और बोकारो थर्मल पावर जो कि झारखंड में है, दुर्गापुर थर्मल पावर जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा रिहंद थर्मल पावर जो कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है, जहां पर व्यापारिक स्तर में थर्मल सिस्टम के द्वारा हम लोग वोल्टेज को, ये विद्युत को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जो ये तीसरा है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। विद्युत सप्लाई उत्पन्न करना, इसमें विद्युत प्राप्त करने के लिए काफी हम खर्च करना पड़ता है, लेकिन और सब की तुलना में थोड़े से कॉस्टली तो पड़ता है, लेकिन ये ज्यादा पावरफुल भी होता है। अब हम लोग देखते हैं कि परमाणु ऊर्जा के द्वारा, परमाणु के द्वारा विस्फोट करा करके जो हम लोग परमाणु के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न कर, परमाणु के द्वारा जो हम लोग विद्युत उत्पन्न करते हैं, तो भारत में सबसे नंबर 1 स्थान पर आता है तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है। इसके बाद रावत भाटा जो राजस्थान में है। इसके अलावा कुंडनकुलम जो कि तमिलनाडु में है हम लोग का, काकरपुर जो कि गुजरात में है, और कैंगा जो कि कर्नाटक में है, जहां पर हम लोग एटम के द्वारा, परमाणु के द्वारा हम लोग विद्युत उत्पन्न करते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये जो चौथा जो सिस्टम है हम लोग का, डीजल इंजन। डीजल इंजन काफी आज के समय में काफी मशहूर हो चुका है, क्योंकि इस सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि अगर कहीं पर भी हमको छोटे स्तर पर विद्युत का जरूरत पड़ता है, इमरजेंसी के टाइम में जब विद्युत का जरूरत पड़ता है, हम लोग इससे अपना आवश्यकता पूर्ति कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि डीजल से चलने वाले एक डीजल सेट होते हैं, डीजल मशीन होते हैं, जिसमें कि जो है वो जब घूमता है तो उसी पुली के साथ आर्मेचर को कनेक्ट कर दिया जाता है, यानी इसके शाफ्ट से आर्मेचर को, शाफ्ट को कनेक्ट कर दिया जाता है पुली के द्वारा, और जब ये घूमता है तो आर्मेचर भी हम लोग का घूमता है, फलस्वरूप आर्मेचर में जो है वह विद्युत उत्पन्न होता है, जो कि छोटे स्तर पर एक छोटे समारोह के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि आपातकाल के लिए, इमरजेंसी के लिए हम लोग वहां पर विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि जनरेटर का वर्गीकरण हम लोग किस प्रकार से करते हैं, प्राइम मूवर के आधार पर किस तरह से जनरेटर का वर्गीकरण किया जाता है, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि उत्तेजना के अनुसार जनरेटर को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। आशा आज का क्लास आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे इस चैनल पर लोड होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले मिलता रहे। थैंक यू।